हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर इस क्लास में हम देखने वाले हैं इंडिया में जितनी भी शिक्षा समिति हुई है या शिक्षा आयोग हुए हैं वो और उनसे रिलेटेड डेट्स। अक्सर आपने देखा होगा कि लगभग सभी तरह के एग्जाम्स में ना एक दो क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, है ना, कि कौन सी समिति, कौन सा आयोग कब बनाया गया था, या ये वाला आयोग किस लिए बनाया गया था। इस तरह के क्वेश्चंस आप अक्सर देखे होंगे। तो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी ना इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, एक या दो। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इसमें बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आयोग या उनसे रिलेटेड डेट्स है या उनका बनाने का उद्देश्य है वो हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए जिनसे आपकी एग्जाम के लिए आपका हेल्प हो सके। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे हमेशा पाते रहें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भारत में स्वतंत्रता से पूर्व बनी समितियां या आयोग। उसके बाद हम चलेंगे भारत में स्वतंत्रता के बाद बने हुए जितने भी आयोग हैं उसमें। तो देखिए, सबसे पहला है कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद। कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। 1818 में इसका गठन हुआ था, कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद का। अगर हम देखेंगे हंटर शिक्षा आयोग, इसको हंटर आयोग के नाम से आप जानते हैं। 1882-83 में इसका गठन किया गया था। 1882-83 में हंटर आयोग आया था और इसका उद्देश्य था भारत में ना महिला शिक्षा का विकास करना, महिला शिक्षा को आगे लाना मुख्य उद्देश्य था किसका, हंटर आयोग का। वो इसका गठन 1882-83 में। ठीक है, अगला है सर थॉमस रैली आयोग। इस आयोग का गठन 1902 में हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। आपने कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ है, तो ये 1904 में पारित हुआ है। और इससे पहले सर थॉमस रैली आयोग का गठन हुआ 1902 में और इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, याद रखेंगे दोनों को। 1902 में थॉमस रैली आयोग का गठन और इस आयोग के रिपोर्ट पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित होना। चलिए अगला हम चलेंगे सैडलर आयोग में। सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, इसमें स्कूल शिक्षा 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था। स्कूल शिक्षा को 12 साल करने का सुझाव दिया गया था सैडलर आयोग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम चलेंगे हार्टिंग समिति का गठन 1929 में किया गया था और इसमें मुख्य रूप से व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है, हार्टिंग समिति का मुख्य रूप पर किस पर जोर था, औद्योगिक या व्यावसायिक शिक्षा पर जोर था और 1929 में इसका गठन किया गया था। ठीक, अगला है सर्जेंट समिति। तो सर्जेंट समिति का गठन 1944 में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से 6 से 11 वर्ष उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। सबसे पहली बार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कहाँ कही गई थी, ऐसा पूछेंगे तो भी आप बताएंगे कि सर्जेंट समिति 1944 में किया गया था। ठीक, चलिए तो ये तो हुए स्वतंत्रता से पहली जितनी भी समितियां या आयोग बने थे वो। अब हम चलेंगे स्वतंत्रता के बाद में बनी समितियां आयोग में। तो स्वतंत्रता के बाद की अगर आयोग की बात करें तो सबसे पहला आता है राधाकृष्णन आयोग। कौन सा आता है, राधाकृष्णन आयोग। इस समिति का गठन 1948-49 में किया गया था और इस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी बोलते हैं, का स्थापना किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि यूजीसी की स्थापना या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कौन से समिति के गठन के साथ किया गया, तो राधाकृष्णन आयोग के गठन के साथ 1948-49 में। कब, 1948-49 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1952-53 में और इसे ना माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है, मुदालियर शिक्षा आयोग को कहा जाता है और इसका गठन ये ना दोनों रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे दोनों रूप में पूछा जा सकता है, एक तो पूछ सकते हैं कि मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, 1952-53 में हुआ, और पूछ सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे तब भी 52-53 में हुआ। ठीक है, इस समिति के द्वारा केवल ना माध्यमिक शिक्षा पर ही विचार किया गया था। इस समिति के द्वारा केवल किसके ऊपर विचार किया गया था, माध्यमिक शिक्षा के ऊपर विचार किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर कोठारी आयोग। तो ये है 1964 में इसका गठन किया गया। 1964 में डॉक्टर कोठारी आयोग का, ये भी पूछा जाता है ना, शिक्षा से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है एक भी, डॉक्टर कोठारी आयोग। चलिए तो हम चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा
नीति लाया गया था, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। और उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था, 1986 में, ठीक है। इससे 1992 में संशोधित किया गया और इसे आचार्य राज्यमूर्ति समिति भी कहा जाता है। एक सजग एवं मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एमबी हुड समिति। एमबी हुड समिति 1979 में किया गया। दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है ना, उसके लिए समिति का गठन किया गया था। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा के लिए बनी हुई समिति का नाम बताओ, तो वो होगा एमबी हुड समिति, ठीक है। अगला है जी राम रेड्डी समिति। जी राम रेड्डी समिति, इसका गठन हुआ 1992 में और इसे दूरस्थ शिक्षा पर केंद्र परामर्श समिति कहा जाता है। इसका भी फोकस किस पर था? दूरस्थ शिक्षा के ऊपर था, ठीक है। तो दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर दो समितियां आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक तो हो जाएगा बी हुड समिति और दूसरा जी राम रेड्डी समिति, एक 1989 में और एक 1992 में, ठीक है। चलिए अगला हम चलेंगे प्रोफेसर यशपाल समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोझ मुक्त समिति या बोझ मुक्त शिक्षा पर संकल्पना के लिए या बोझ मुक्त शिक्षा पर जोर देने के लिए ना एक समिति बनाई गई 1992 में। कब? 1992 में, जिसे बोला गया यशपाल समिति, ठीक है। यशपाल समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा प्रणाली को बोझ मुक्त करना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इसका गठन 2005 में किया गया। इसमें ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना और प्राथमिक स्तर में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में करने की सिफारिश कौन सी समिति के द्वारा की गई थी? 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है ना, प्राथमिक स्तर को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा। जस्टिस JS वर्मा समिति, ये है 2012 में गठित एक समिति और इसका गठन शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच के लिए। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के व्यू से। ऐसा पूछ दिया जा सकता है कि शिक्षकों की क्षमता की जांच के लिए या शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच के लिए बनी समिति का नाम बताओ, तो वो क्या होगा? याद रखिए JS वर्मा समिति। कब बना था? 2012 में बना था, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है नई शिक्षा नीति 2020, जो आप सबको पता है। पहला शिक्षा नीति 1968, दूसरा शिक्षा नीति 1986 के बाद स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति वर्तमान में लागू 10+2 है ना, 10+2 के शैक्षणिक मॉडल को प्रतिस्थापित करके नया शैक्षणिक व्यवस्था 5+3+3+4 के आधार पर पेपर में पूछे जा सकते हैं कि नई शिक्षा नीति किस मॉडल के तहत काम करता है। तो नई शिक्षा नीति 5+3+3, ठीक है। 5 मतलब क्या, यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 5 हो जाता है नर्सरी से क्लास 2 तक, नर्सरी से क्लास 2 तक, नर्सरी है ना, नर्सरी LKG UKG क्लास 1 और क्लास 2, 5 हुए। उसके बाद ना क्लास 2 के बाद 3 4 5 मतलब क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 वो 3 हुआ। और जो आगे का 3 है वो है 6 7 8 वाला क्लास, मतलब 6 से 8 तक का क्लास ये हो गया। उसके बाद 4 हो गया 9 10 11 12। इस तरह से ना ये 5 फिर 3 फिर 3 फिर 4 इस मॉडल पर काम करता है नई शिक्षा नीति। जो ये 5 3 3 4 है ना, उसका परिकल्पना वही है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे हम बेसिक शिक्षा योजना, जिसको बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप अक्सर देखे होंगे। चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। वर्धा योजना के प्रतिपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्धा जो समिति है या बुनियादी शिक्षा है ना, इसी को बुनियादी शिक्षा बोलते हैं। इसके प्रतिपादक महात्मा गांधी जी। इन्होंने हरिजन में अनेक लेख लिखकर शिक्षा को दर्शाया। वर्धा में अक्टूबर 1937 में, कब? अक्टूबर 1937 में इसे लाया गया था, ठीक है। इसे बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, बुनियादी शिक्षा योजना, वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा योजना, इसी को बोला जाता है। 1937 में लाया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे हम चलेंगे। यह योजना निम्नलिखित है। अब इस योजना की मुख्य बातें क्या थी? देखो, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था हो, पहली बात। एक दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, दूसरी बात, ठीक। शिक्षा व्यवस्था या क्या कैसे हो? मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर एटलीस्ट। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ये देखो, व्यावसायिक शिक्षा योजना सबसे मेन चीज है, इसका व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था इसने, बेसिक शिक्षा ने। सबसे मेन बात, बेसिक शिक्षा ने किसके ऊपर जोर दिया था? व्यावसायिक शिक्षा, कृषि आधारित हस्तशिल्प की शिक्षा पर भी जोर दिया था। वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना या महात्मा ये जो
बेसिक शिक्षा योजना है उसने। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। इनसे रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चन आप देखे होंगे, ये लास्ट पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधा को उपलब्ध कराना था। चौक, डस्टर, पुस्तक, खेल सामग्री, फर्नीचर आदि एटलीस्ट आप कहाँ हो, प्राथमिक स्तर पर हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 का प्रमुख उद्देश्य याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ना स्कूल में जरूरी क्या क्या है? 2 कमरे और 2 शिक्षक कम से कम होनी चाहिए और एक बरामदा कम से कम होनी चाहिए स्कूल में। ये किसके तहत? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। ठीक है, अगला है, ऑपरेशन का अर्थ है युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर किसी कार्य को शीघ्र पूर्ण करना। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों बोला गया इसको? ऑपरेशन का मतलब होता है बहुत अच्छा और युद्ध स्तर पर किसी काम को कर शीघ्र अतिशीघ्र जो भी गिवन टारगेट है उसको पूरा करना, उद्देश्य को पूरा करना। अगला देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार ना एक स्कूल में 2 शिक्षक अनिवार्य है, उसमें एक महिला भी होना जरूरी है। 2 शिक्षक तो ठीक है, लेकिन उसमें एक महिला भी का होना जरूरी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1987। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर शुरू किया गया था। ठीक है, किसके सुझाव पर? द्वितीय शिक्षा नीति 1986 के तहत पर। तो इस तरह से कुल जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे एग्जाम की व्यू से, है ना, वो सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किए हैं। सारे पॉइंट्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की व्यू से। क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।